सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं स्पेस मिशन साइंस 1 का नेक्स्ट वीडियो, पेज नंबर 140। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखो, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल रखती है यानी रॉकेट, सैटेलाइट को लॉन्च करने जो व्हीकल यानी रॉकेट लगता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आर यूज्ड टू प्लेस सैटेलाइट इनटू द स्पेसिफिक ऑर्बिट। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहाँ लगती है? सैटेलाइट को स्पेसिफिक खास ऑर्बिट में पुट करने के लिए लगता है। ठीक है, द फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये किसके आधार पे काम करता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर। न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल काम करता है। द लॉन्च व्हीकल यूज स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल। इसमें एक खास तरीके का फ्यूल यूज होता है। द गैस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंबशन ऑफ द फ्यूल एक्सपांड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इज एक्सपेल्ड फोर्सफुली थ्रू द नोजल्स एट रेयर साइड ऑफ द लॉन्च व्हीकल। जो गैस कंबशन होता है, कंबशन मतलब बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ये प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। और फिर उसमें जो हाई टेम्परेचर का गैस रहता है वो एक छोटे सी नोजल से बाहर निकलता है और फुल फोर्स के साथ बाहर निकलता है। रॉकेट के रेयर साइड पे मतलब बैक साइड पे, रॉकेट के एंड साइड पे, पीछे के साइड पर एक नैरो नोजल रहता है। जब फ्यूल बर्न होता है तो कंबस्ट होकर, तो जब फ्यूल, वो जो स्पेसिफिक फ्यूल है वो कंबस्ट होकर गैस प्रोड्यूस होता है और वो हाई टेम्परेचर पे जब एक्सपांड होता है तो पीछे से एक उसके बैक साइड पे, रेयर साइड पे जो नोजल होता है, नोजल मतलब नैरो आउटलेट, नैरो बाहर निकलने का रास्ता। ठीक है, देखो ये नोजल है, ये जो नीचे का पार्ट है ये रॉकेट का नोजल है। ऑलराइट, नोजल्स, ये भी नोजल्स है। तो यहाँ पर गैस फोर्सफुली बाहर आता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिएक्शन ऑफ दिस अ ट्रस्ट acts on the vehicle which drives the vehicle high in the space। और इसके नतीजे में क्या होता है? एक ट्रस्ट फोर्स मतलब बैक फोर्स जो व्हीकल पे एक्ट होता है, जो व्हीकल को ऊपर की तरफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में पुश करता है। ठीक है, एक ट्रस्ट मतलब बैक फोर्स। ठीक है, वो व्हीकल को, ट्रस्ट मतलब फोर्स, ठीक है, प्रोड्यूस होता है जो व्हीकल को ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है, जिससे व्हीकल स्पेस में जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्च व्हीकल इज डिसाइडेड बाय द वेट ऑफ द सैटेलाइट एंड द टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट। अच्छा, मैं एक ये चीज़ बता दूं, देखो रॉकेट और एरोप्लेन में फ़र्क ये है कि रॉकेट एयर के सपोर्ट पे नहीं उड़ता और एरोप्लेन्स एयर की मदद से उड़ता है। एरोप्लेन्स में जो इंजन होते हैं और जो भी उसमें भी फ्यूल दोनों में लगता है, बट एरोप्लेन अर्थ की एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसको एयर चाहिए उड़ने के लिए। एरोप्लेन विंग्स की मदद से उड़ता है, रॉकेट विंग्स की मदद से नहीं उड़ता। रॉकेट एक बैक पुश, ठीक है, यानी रिएक्शन फोर्स की वजह से उड़ता है। ऑलराइट, रॉकेट के पीछे फ्यूल जोरदार बर्स्ट कंबशन होता है और फ्यूल जो हॉट गैस है हाई टेम्परेचर पे वो बहुत प्रेशर से बाहर आते हैं, जिसकी वजह से रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है। यही प्रोसेस, ये लॉजिक वही है जो दिवाली में हम लोग रॉकेट उड़ाते हैं, जो रॉकेट दिवाली फेस्टिवल में उड़ाया जाता है, सेम लॉजिक से रॉकेट उड़ाया जाता है, सेम। ठीक है, वहाँ पे गन पाउडर यूज़ करते हैं फ्यूल और इसमें कुछ और फ्यूल यूज़ करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्च व्हीकल का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो डिसाइड होता है किसके हिसाब से? वजन से। सैटेलाइट का वेट क्या है और सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट का है, कौन से टाइप का है, क्या हाइट का है, क्या ऑर्बिट का है, ये सब के आधार पर लॉन्च व्हीकल का स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। ठीक है, सैटेलाइट का वेट क्या है, सैटेलाइट ऑर्बिट कौन सा है, सर्कुलर ऑर्बिट वाला है या एलिप्टिकल ऑर्बिट वाला है, और हाइट भी, ये सब के हिसाब से क्या डिसाइड होता है? लॉन्च व्हीकल का स्ट्रक्चर। द फ्यूल ऑफ व्हीकल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर। और इस पे क्या डिपेंड करता है? उसमें फ्यूल कौन सा और कितना रहेगा।
कौन सा फ्यूल, कितना फ्यूल रहेगा, कौन सा फ्यूल और कितना फ्यूल रहेगा, डिपेंड करता है इस पर, वही वेट पर और ऑर्बिट पर और हाइट पर। ऑर्बिट मतलब हाइट ऑर्बिट, जैसे हाई ऑर्बिटिंग है या लो ऑर्बिटिंग है या मीडियम ऑर्बिटिंग है, और सर्क्यूलर है या फिर इलेप्टिकल है। द फ्यूल फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन ऑफ टोटल वेट ऑफ लॉन्च व्हीकल। जो लॉन्च व्हीकल है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा फ्यूल रहता है, यानी सबसे ज़्यादा उसमें जो मेजॉरिटी पार्ट रहता है, मेजॉरिटी पोर्शन, वो लॉन्च व्हीकल में क्या रहता है, फ्यूल जो यूज़ होगा। थर्स द व्हीकल्स हैज़ टू कैरी अ लार्ज वेट ऑफ फ्यूल विथ इट। इसके लिए रॉकेट को ऊपर जाने के लिए अपने साथ बहुत सारा वजन फ्यूल का उठाकर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम लॉन्च व्हीकल्स विथ मोर देन वन स्टेज आर यूज्ड। और इसका सल्यूशन ये है, बहुत सारा फ्यूल पूरा ऊपर तक उठा के ले जाने से अच्छा क्या है, मल्टीपल स्टेज वाले, यानी एक से ज़्यादा स्टेज वाले व्हीकल यूज़ होते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा स्टेज वाले व्हीकल यूज़ होते हैं, मतलब एक फ्यूल टैंक ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिकली डिटैच होके गिर जाता है और फिर दूसरा फ्यूल टैंक चालू हो जाता है। मतलब बहुत सारे इंजन लगे होते हैं, जैसे 4 स्टेज वाला रॉकेट का यहाँ एग्जाम्पल दिया है, 4 स्टेज, ठीक है। तो जैसे जैसे एक एक कंप्लीट होते जाएगा वो डिटैच होके अलग हो जाएगा। एक एक ख़त्म हो गया फ्यूल तो वो पूरा इंजन सेट अलग हो जाएगा और दूसरा इग्निट हो जाएगा, दूसरा जलना शुरू हो जाएगा। तो एक हाइट तक, एक टैंक से सम हाइट तक जाएगा फर्स्ट स्टेज, ऐसा। फर्स्ट देखो यहाँ पे कितने स्टेजेस वाला है, 4 स्टेज वाला है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, और ये प्लेस ऑफ सेटेलाइट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज का काम खत्म, फर्स्ट स्टेज का फ्यूल खत्म, तो उसका इंजन डिटैच हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। अलग होके कोई खाली जगह है या जंगल है या ऐसी जगह जहाँ कोई रहता नहीं है, या समुद्र में जाके गिर जाएगा, ठीक है। और जैसी फर्स्ट स्टेज अलग होगा सेकेंड स्टेज इग्निट हो जाएगा। फ़ायदा क्या होगा इसका फर्स्ट स्टेज अलग होने से, इसका वज़न कम हो जाएगा, और वज़न कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, कम फ्यूल में ज़्यादा काम होगा। फिर जब सेकेंड स्टेज ख़त्म होगा, सेकेंड स्टेज का फ्यूल ख़त्म होगा तो वो अलग होके वो भी समुद्र में या फिर खाली जगह पर गिर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो अलग होगा थर्ड स्टेज ऑन हो जाएगा। थर्ड स्टेज में जो इंजन है, जो इग्निशन है, वो गैसेस है वो बर्न होने लगेगी, कंबशन होने लगेगा, ठीक है। तो सिर्फ इतना बचेगा और वेट कम हो गया और स्पीड बढ़ जाएगी, समझ रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा होगा क्या, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम लॉन्च व्हीकल विथ मोर देन वन स्टेजेस आर यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू दिस द वेट ऑफ द व्हीकल कैन बी रिड्यूस स्टेप बाय स्टेप। इसकी वजह से व्हीकल का व्हीकल का वेट, वजन स्टेप बाय स्टेप कम हो सकता है आफ्टर इट्स लॉन्चिंग होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ लॉन्च व्हीकल हैविंग 2 स्टेज। कंसिडर करो एक व्हीकल है जिसमें 2 स्टेजेस है, सिर्फ 2 स्टेजेस है। फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल द फ्यूल एंड द इंजन इन द फर्स्ट स्टेज आर यूज। लॉन्च करने के लिए यानी ज़मीन से उठने के लिए पहला स्टेज का इंजन और फ्यूल यूज हुआ, ठीक है। दिस इम्पार्ट्स अ स्पेसिफिक वेलोसिटी टू व्हीकल। और इससे स्पीड मिली, एक खास वेलोसिटी मिल गई रॉकेट को, यानी व्हीकल को, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को। एंड टेक्स इट टू अ सर्टेन हाइट, और उसको एक अच्छी खासी हाइट तक फर्स्ट स्टेज में जो इंजन और फ्यूल है उसकी मदद से रॉकेट एक अच्छी खासी हाइट तक पहुंच जाता है, अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेता है। वंस द फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्टेड, जैसी फर्स्ट स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाता है, एग्जॉस्टेड मीन्स समाप्त। मैंने थोड़ा और जूम कर लिया है ताकि रीडिंग और क्लैरिटी बढ़ जाए। द एम्प्टी बॉडी ऑफ द व्हीकल, जैसे ही पहले स्टेज का फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है, द एम्प्टी फ्यूल टैंक एंड द इंजन्स आर डिटैच मतलब अलग हो जाना। जैसे ही फ्यूल खत्म हो जाता है फर्स्ट स्टेज का तो उसका इंजन, उसका फ्यूल टैंक, फर्स्ट स्टेज का फ्यूल टैंक और उसका इंजन लॉन्च व्हीकल से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। डिटैच मतलब, अटैच का अपोजिट वर्ड है, अटैच मतलब जुड़ना, डिटैच मतलब अलग होना, ठीक है। फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द व्हीकल एंड फॉल आइदर इनटू सी और ऑन अनपॉपुलेटेड लैंड, ठीक है। वो उससे अलग हो जाता है और या तो समुद्र में गिरता है या तो मेन बॉडी से अलग हो जाता है। लॉन्च व्हीकल की जो मेन बॉडी है उससे सेपरेट हो जाता है और या तो समुद्र में गिरता है या तो कोई बिना आबादी वाली जगह पर, जमीन पर गिरता है। एज द फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्टेड, द फ्यूल इन द सेकेंड स्टेज इज इग्निटेड।
जैसे ही फर्स्ट स्टेज का फ्यूल खत्म होता है, सेकेंड स्टेज का फ्यूल जलने लग जाता है। इग्निटेड मतलब उसमें बर्न मतलब यूज होना शुरू हो जाता है, जलने लग जाता है। हाउएवर द व्हीकल नाउ कंटेन ओनली वन, दैट इज सेकेंड स्टेज। और व्हीकल में अभी सिर्फ एक ही स्टेज रहता है, सेकेंड स्टेज। तो सीधी सी बात है, उसका वेट कम हो जाता है, व्हीकल का वेट रेड्यूस हो जाता है। वेट रेड्यूस हो गया तो व्हीकल की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। द वेट नाउ बिगिंस बीइंग reduced, the vehicle can move with higher speed. Almost all vehicles are made up of either two or more stage. इसके लिए सारे vehicles दो या दो से ज़्यादा स्टेज से ही बने रहते हैं, दो या दो से ज़्यादा। जैसे यहाँ जो पिक्चर दिया है वो 4 स्टेजेस का है, 4 स्टेजेस, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल है, सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल है, थर्ड में फिर सॉलिड फ्यूल है और फोर्थ स्टेज में लिक्विड फ्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट, as an example, the structure of the Polar Satellite Launch Vehicle PSLV developed by ISRO of India is shown in figure 10 point. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, ये हमारे देश ने बनाया वो लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। ISRO हमारे देश से जो बनाया हुआ है, तो ये PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो इंडिया हमारे देश ने बनाया है, ठीक है, ISRO, ठीक है। तो ये 4 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है जिसका एग्जाम्पल के तौर पर जिसका इमेज यहाँ दिया है। ऑलराइट, अब ये प्रोसेस होता कैसे है, यहाँ पे एक इमेज में देखो, इमेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द रीज़न इज, थोड़ा अनजूम कर रहा था ताकि पूरा इमेज एक साथ दिखाई दे। देखो, इमेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द रीज़न इज, एग्जाम में आजकल इमेज देते हैं और बोलते हैं व्हाट डज इट एक्सप्रेस। एग्जाम में ये पिक्चर दिया रहेगा और बोला रहेगा व्हाट डज दिस पिक्चर कन्वे। तो आपको ये एक्सप्लेन करने आना चाहिए कि पिक्चर क्या बोल रहा है। पिक्चर क्या बोल रहा है, लॉन्च व्हीकल जब उसमें कंबशन होगा और वो लॉन्च होगा तो फर्स्ट स्टेज की मदद से वो लॉन्च होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ बूस्टर रॉकेट। जो पुश करने के लिए बूस्टर रॉकेट है वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ फ्यूल टैंक, रॉकेट के बाद फ्यूल टैंक भी अलग हो जाता है, ठीक है। और फाइनली वो सैटेलाइट को ऑर्बिट में लाकर क्रिटिकल वेलोसिटी से पुश कर देता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाता है। तो ये सैटेलाइट है, ठीक है, जो देखो घूम रहा है अर्थ के आसपास। तो रॉकेट ने सैटेलाइट को लेकर ऊपर आया। फर्स्ट स्टेज पे बूस्टर रॉकेट जो पुश करने के लिए रॉकेट था वो डिटैच हो गया, अलग हो गया। फिर सेकेंड स्टेज पे फ्यूल टैंक भी अलग हो गया। थर्ड स्टेज पे जो एक छोटा सा रॉकेट बचा था जो भी है, वो ऑर्बिट तक सैटेलाइट को लेकर जाकर क्रिटिकल वेलोसिटी से पुश करके वो भी गिर जाता है। फाइनली जो रॉकेट है सैटेलाइट को क्रिटिकल वेलोसिटी से, मतलब जो डिजायर्ड हाइट है, जितनी हाइट चाहिए, जो रिक्वायर्ड हाइट है वहाँ तक लाके पुश करके वो भी गिर जाता है। और फिर जब क्रिटिकल वेलोसिटी और सैटेलाइट को मिल जाती है तो सैटेलाइट रोटेट करना शुरू कर देता है, मतलब सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। आई होप समझा। तो ऐसे पिक्चर्स रहेंगे, या ये पिक्चर दे दिया और बोला रहेगा व्हाट डज दिस पिक्चर कन्वे। तो आपको ये बताना है कि ये पिक्चर PSLV का है जो मेड बाय ISRO मतलब इंडियन सैटेलाइट रिसर्च जो भी है, ठीक है। और फिर तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना है कि इसमें 4 स्टेजेस वाला रॉकेट है ये, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल है और एक्सेट्रा, ये सब एक्सप्लेन करना है, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एक्सेट्रा। इसके लिए पिक्चर समझना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, तो ये याद रखो, ये इमेज क्या है, स्पेस शटल्स। द लॉन्च व्हीकल आर कॉस्टली बिकॉज दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस। जो भी लॉन्च व्हीकल है बहुत महंगे पड़ते हैं क्योंकि एक वन यूज एंड फिनिश रहता है उसका, ठीक है। लॉन्च व्हीकल बहुत महंगे पड़ते हैं, बहुत महंगे होते हैं क्योंकि एक ही बार यूज़ किए जा सकते हैं। USA हैज़ देयरफॉर डेवलप्ड स्पेस शटल्स। इसके लिए USA ने क्या किया, लॉन्च व्हीकल महंगे पड़ रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने स्पेस शटल डेवलप किया है। USA ने खर्चा बचाने के लिए स्पेस शटल्स बनाया है, विच रिटर्न्स टू अर्थ एक्सेप्ट फॉर द फ्यूल टैंक एंड कैन बी रीयूज्ड इन मल्टीपल लॉन्चेस। स्पेस शटल्स बनाया है जो वापस अर्थ पर आकर
वापस वो लोग उसको लेते हैं और फिर उसको दूसरी बार फिर यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पेस शटल्स। हाँ, उसमें जो टैंक्स है वो यूज़ नहीं होता, वो वेस्ट जाता है, जो फ्यूल टैंक है वो वेस्ट हो जाता है, बट जो स्पेस शटल्स है वो रीयूज़ होता है, वो वापस अर्थ पर गिरता है, वो लोग उसको वापस रीयूज़ में लाते हैं, ठीक है, और फ्यूल टैंक्स वेस्ट जाता है, मतलब उसका कोई रीयूज़ नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर द रॉकेट, रॉकेट क्या होता है? अ टाइप ऑफ फायर क्रैकर यूज्ड इन दिवाली। द रॉकेट, ये एक टाइप का दिवाली में यूज होने वाला फायर क्रैकर, इज ऑल्सो अ शॉर्ट, इट्स ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ लॉन्चर, ये भी एक लॉन्चर के जैसा ही रहता है जो दिवाली में रॉकेट यूज होता है। इन दिस रॉकेट द फ्यूल इज इग्निटेड यूजिंग अ फ्यूज एंड द रॉकेट इज प्रोजेक्टेड इन टू द स्काई जस्ट लाइक अ सैटेलाइट लॉन्चर। सेम जैसा सैटेलाइट लॉन्चर होता है वैसा ही दिवाली में उड़ने वाला रॉकेट होता है, ठीक है। तो इसके लिए सैटेलाइट लॉन्चर को हम लोग रॉकेट भी कहते हैं। तो सेम वही प्रोसेस होता है, यहाँ पे बस एक धागा जैसा कुछ निकला रहता है जिसको वाट कहते हैं, उसको जलाया जाता है और फिर वो आसमान में उड़ने लगता है जलकर। सिमिलरली इफ अ बलून इज ब्लोन एंड रिलीज विथ इज एंड ओपन, द एयर इन द बलून इज फोर्सफुली इजेक्टेड एंड द बलून इज पुश्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। उसी तरह से एक बड़ा सा एक गुब्बारा, एक बलून, फुग्गा, हवा भरकर उसको छोड़ दिया जाए, हवा भरे और उसको उसका माउथ बंद नहीं करे बल्कि उसका माउथ ओपन रख के छोड़ दिया जाए, तो पीछे से बहुत तेजी से हवा निकलेगी जिसकी वजह से बलून अपोजिट डायरेक्शन में उड़ने लगेगा, दौड़ने लगेगा, ठीक है। दिस कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेस मिशन अवे फ्रॉम अर्थ। As we have seen, artificial satellite are being used for making our life more and more enriched, ठीक है। जैसा हम लोग देख रहे हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट से हमारी ज़िंदगी बहुत और ज़्यादा से ज़्यादा एनरिच होती जा रही है, मतलब फैसिलिटीज़ हमारी बढ़ते जा रही है, सुविधाएं बढ़ रही है। जैसे सैटेलाइट की मदद से, आर्टिफिशियल सेटेलाइट की मदद से हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सेटेलाइट की मदद से हम फ़ोन कॉल्स पे बात कर पा रहे हैं, दूर दूर तक हमारा कांटेक्ट हो रहा है बाय फोन्स। आर्टिफिशियल सेटेलाइट की मदद से हम लोग दूर से चीज़ें लाइव देख सकते हैं या रिकॉर्डेड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आर्टिफिशियल सेटेलाइट की मदद से इंटरनेट, टीवी, रेडियो, और वेदर ब्रॉडकास्टिंग, ये सब चल रहा है, ठीक है। सो इससे हमारी सुविधाएं बढ़ रही। However, in previous standard, we have learned about how the telescope aboard artificial satellite are used to gather information about various objects in the universe. हमने previous standard में पढ़ा है 9th 8th में कि टेलीस्कोप आर्टिफिशियल सेटेलाइट की मदद, मतलब आर्टिफिशियल सेटेलाइट के साथ टेलीस्कोप सेट किया जा रहा है और अलग अलग ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में उसके बारे में पढ़ाई की जा रही है, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सिमिलरली सम स्पेस मिशन आर यूज्ड टू गेन फर्दर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, और कुछ स्पेस मिशन जो है वो आगे यूनिवर्स के बारे में और जानकारी जुटाने में लगे हैं, ठीक है। इन दिस मिशन स्पेसक्राफ्ट आर सेंट टू नियर बाय ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम टू ऑब्जर्व देम मोर क्लोजली। इसके लिए क्या किया जाता है, स्पेसक्राफ्ट को नज़दीकी ऑब्जेक्ट पर भेजा जाता है ताकि उसके बारे में, वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में जानकारी जुटाई जाए, ली जाए, ठीक है। सोलर सिस्टम में जो सबसे नज़दीकी ऑब्जेक्ट है उस पर, जैसे मार्स पे भेजा गया, ठीक है, एक्सेट्रा, मार्स है, फिर और भी आगे प्लैनेट्स है, मून पे भेजा गया, मून पे सैंपल, जो मून की जो मिट्टी है उसका सैंपल लाया गया, एक्सेट्रा। न्यू इंफॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम सच मिशन एंड इट इज़ हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ अ सोलर सिस्टम। नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो रही है इस मिशन से, जिससे जो हमें मदद करता है समझने में कि कैसे क्रिएट हुआ हमारा सोलर सिस्टम और उसमें कैसे कैसे चेंजेस आते गए, ठीक है, कैसे कैसे चेंजेस आते गए सोलर सिस्टम में और वो कैसे क्रिएट हुआ हमारा सोलर सिस्टम। For such mission, the spacecraft must escape the Earth gravitational force to travel into the outer space. देखो, ऐसे मिशन के लिए स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है,
ताकि वो दूसरे मतलब आउटर स्पेस या दूसरे प्लैनेट में जाना है, दूसरे प्लैनेट पर जाना है या स्पेस में जाना है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर निकलना पड़ेगा. टू अचीव दिस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ. इसके लिए जो भी ऑब्जेक्ट है उसको, जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी के बाहर जाना चाहता है उसको अर्थ की एस्केप वेलोसिटी, मतलब अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. एज वी लर्न इन दी फर्स्ट चैप्टर, जैसा फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटी में हमने पढ़ा एस्केप वेलोसिटी के बारे में. एस्केप वेलोसिटी ऑन अ प्लैनेट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला. एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में भी था. वी एस्केप इक्वल्स टू √2gm अपॉन आर. जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और मास जो भी प्लैनेट है जैसे अर्थ है तो अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस तो अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. तो अगर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी निकालनी है तो ये तीनों क्वांटिटी हमें पता है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सब जगह के लिए सेम है ऑल ओवर द यूनिवर्स. मास अगर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी तो अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस लिया जाएगा. सो अर्थ का ग्रेविटेशन 2 इंटू ग्रेविटेशन कांस्टेंट इंटू अर्थ का मास डिवाइडेड बाय अर्थ का रेडियस. तो ये सब वैल्यूज पुट किया और जब मल्टीप्लाई करके आंसर मिला 11.18 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 11.18 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ से परपेंडिकुलर जाएगा तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर सकता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट ये स्पीड से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाना चाहेगा, ठीक है, तो वो एस्केप कर सकता है. मतलब ये या इससे ज़्यादा स्पीड चाहिए, इतनी इससे ज़्यादा. अगर कोई ऑब्जेक्ट 11.18 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्पीड से ज़्यादा की स्पीड से जाएगा, ठीक है, तो वो अर्थ को ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल सकता है, एस्केप कर सकता है. Thus, if a spacecraft is to escape the Earth gravitational force to travel to the outer space, it must have minimum velocity of 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर जाना है तो उसकी कम से कम स्पीड होना चाहिए 11.2. ये 11.18 है, ये 11.20 है. 11.18 इधर 11.18 किलोमीटर, ये मीटर में, इसके लिए 10⁻³ हटा दिए तो किलोमीटर पर सेकेंड. 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसमें और 0.2 ऐड कर दो तो 11.20 किलोमीटर पर सेकेंड. 11.2 मतलब 11.20. तो अगर इतनी वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव होगा, ठीक है, तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर इतनी वेलोसिटी से कोई स्पेसक्राफ्ट मूव होगा तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप कर सकता है. राइट. नेक्स्ट मून मिशन. Since the moon is the closest astronomical object to us, the first space mission to the object in the solar system were the mission to the moon. देखो मून हमारे से सबसे नज़दीक वाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है. इसके लिए जो सबसे पहला मिशन लिया गया, मतलब अर्थ की ग्रेविटी के बाहर जाने का, वो था मिशन टू मून, चांद पे जाने का मिशन. सच मिशन हैज सो फार बीन एग्जीक्यूटेड बाय यूएसए, सोवियत यूनियन. अभी तक ये मिशन कौन कौन कर चुका? यूएसए यानी अमेरिका, सोवियत यूनियन यानी रशिया, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, जापान एंड इंडिया. ये सब देशों ने अब तक मून पे जाने का मिशन पूरा किया है. यूएसए, सोवियत यूनियन मतलब पहले देखो अभी रशिया डिवाइड हो चुका है, पहले वो सोवियत यूनियन करके एक बड़ा सा देश था. यूरोपियन कंट्रीज जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे इसमें आने वाले देश यूरोपियन कंट्रीज. चाइना, जापान और इंडिया, ये सब देश अब तक मून का मिशन कर चुके हैं. द स्पेसक्राफ्ट इन द लूना सीरीज सेंड बाय सोवियत यूनियन रीच्ड नियर द मून. ठीक है, जो स्पेसक्राफ्ट लूना सीरीज में छोड़ी गई थी, लूना नाम सीरीज थी, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट की सीरीज एक के बाद सोवियत यूनियन रिलीज कर रहा था स्पेसक्राफ्ट को, ठीक है, वो मून के सबसे नज़दीक गई थी. लूना 2 लॉन्च इन 1959 वॉज फर्स्ट सच क्राफ्ट. और इसमें जो लूना 2 थी वो
1959 में लॉन्च की गई थी, वो ऐसी एक पहली क्राफ्ट थी, ठीक है। आफ्टर दैट टिल 1975 15 स्पेसक्राफ्ट मेड केमिकल एनालिसिस ऑफ मून। उसके बाद 1975 तक 15 स्पेसक्राफ्ट मून पे जा चुके हैं और वहाँ का केमिकल एनालिसिस, यानी मून की मिट्टी है और मून पे जो भी है, वाटर है, क्या है, उसका एनालाइज किया। एंड ऑल्सो मेजर्ड इट ग्रेविटी, और मून की ग्रेविटी भी मापी, डेंसिटी भी मापी, और मून में जो रेडिएशन है वो भी मापे। मून से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है और मून में जो घनापन है और मून की ग्रेविटी, ये सब का एनालिसिस हुआ। एनालिसिस मतलब चेकिंग हुआ, ठीक है। लास्ट 4 क्राफ्ट इवन लैंडेड ऑन मून, तो ये सब तो मून के करीब तक गए, आखिरी 4 तो लैंड भी हुए मून पर। एंड ब्रॉट द सैंपल ऑफ स्टोन ऑन द मून फॉर एनालिसिस इन दी लेबोरेटरीज, ठीक है। आखिरी 4 क्राफ्ट तो मून पे लैंड भी हुए, ये 15 में से आखिरी 4 है, ठीक है। मून पे लैंड हुए और मून से स्टोन भी लाया एनालिसिस के लिए अर्थ की लेबोरेटरीज में। ऑल दिस मिशंस वे अनमैन्ड, और ये, लेकिन ये सब मिशन में सिर्फ मशीन्स गई, कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं गया। ये जो भी मिशंस थे इसमें सिर्फ एयरक्राफ्ट गए, सॉरी स्पेसक्राफ्ट गए। ये जितने भी मिशन थे उसमें स्पेसक्राफ्ट गए और उसमें कोई इंसान नहीं था, सब मशीन के थ्रू, सिर्फ मशीन्स के थ्रू जाकर मेजरमेंट लिया जा रहा था, सैंपल लाया गया, फोटोज लिए गए एक्सेट्रा। तो इसमें कोई, ये सारे अनमैन्ड थे, मतलब इसमें कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था, कोई था ही नहीं। अमेरिका ऑल्सो एग्जीक्यूटेड मून मिशन फ्रॉम 1962 टू 1972। अमेरिका ने भी मून मिशन किए 1962 से 1972 में तक। द स्पेशलिटी ऑफ द मिशन वॉज दैट सम ऑफ द मैन मिशन, इनकी खास बात ये थी कि उसमें कुछ मिशन मैन थे, मतलब कुछ मिशन में ह्यूमन बीइंग थे। इन जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग became the first human to step on the moon, ठीक है। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। इन 2008 इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, देखो ISRO का फुल फॉर्म यहाँ दिया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेसफुली लॉन्च चंद्रयान 1। 2008 में इंडिया ने सक्सेसफुली क्या लॉन्च किया, चंद्रयान 1, ठीक है। एंड प्लेस्ड इट इनटू एन ऑर्बिट अराउंड द मून, और उसको मून के इर्द गिर्द लगा दिया, ठीक है। 2008 में कौन सी गवर्नमेंट थी मुझे याद नहीं, इंडिया में उस वक्त मे भी कांग्रेस थी शायद, जो भी था उस वक्त इंडिया ने फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया चंद्रयान 1 नाम का, जिसको मून की ऑर्बिट में सेटअप किया गया। इट सेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन टू अर्थ फॉर अबाउट अ ईयर, और उस स्पेसक्राफ्ट से अर्थ को काम की जानकारियां मिलती रही लगभग 1 साल तक, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मेड ड्यूरिंग द मिशन वॉज द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून सरफेस, और इसमें जो सबसे अहम खोज हुई वो ये था कि मून के ऊपर पानी की खोज की गई। हमारे देश के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, चंद्रयान 1 के थ्रू, ठीक है, ये खोज की गई कि चांद के ऊपर भी पानी है। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डिस्कवर दिस, हमारा देश पहला था जिसने डिस्कवर किया कि मून पर पानी है। फिर उसके बाद मार्स मिशन लिया गया, मार्स मिशन, ठीक है। मार्स एक दूसरा प्लैनेट है, देखो मून प्लैनेट नहीं है, मून सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, और मार्स एक दूसरा प्लैनेट है अर्थ के बाद, ठीक है। नेक्स्ट टू मून द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द अर्थ इज मार्स, मून के बाद जो सबसे नजदीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है अर्थ का वो है मार्स, ठीक है। मैनी नेशन सेंड स्पेसक्राफ्ट टू दी मार्स, बहुत सारे देशों ने स्पेसक्राफ्ट भेजा है मार्स पर। मार्स मिशन इज डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट हाफ द मिशन वे अनसक्सेसफुल, मार्स मिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मून मिशन जितना इजी नहीं है, और बहुत सारे, मतलब आधे से ज़्यादा मिशन तो फेल हो गए, मार्स के आधे से ज़्यादा मिशन तो अनसक्सेसफुल रहे, कामयाब नहीं हुए। However, ISRO performed in this mission is remarkable and we all must proud of it. लेकिन ISRO ने जो इसमें काम किया वो रिमार्केबल है, ठीक है।
वो एक बोलते ना नोटवर्दी है, और हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी को, हम इंडियंस को इस पर गर्व होना चाहिए। द स्पेसक्राफ्ट मंगलयान, स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या रखा गया था? मंगलयान, मेड बाय ISRO यूजिंग मिनिमम एक्सपेंसेस, वाज लॉन्च्ड इन November 2013 and was placed in the orbit, placed है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, PLACED R प्रिंट हो गया गलती से, was placed into orbit around the Mars in September 2014। ठीक है, ये मिशन कब लॉन्च किया गया था? नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। ISRO ने ये मिशन लॉन्च किया था, और इसको कब ऑर्बिट में छोड़ा गया? सितंबर 2014 में। ऑलराइट, इट ऑब्टेन्ड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस ऑफ मार्स एंड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, और इससे भी बहुत सारी हमें जानकारी मिल रही है मार्स के सरफेस के बारे में और उसके आजू बाजू के वातावरण के बारे में। ऑलराइट, फिर ये कुछ इंडियन एस्ट्रोनॉमिट्स है जिन्होंने स्पेस यात्रा की, उनके बारे में है, बट ये रिड्यूस कर दिया गया है। फिर भी नो प्रॉब्लम, यू ऑल कैन रीड एंड गेट इट, एक बार रीड करके समझ सकते हो। मिशन टू अदर प्लैनेट, मैनी मिशंस हैव बीन एग्जीक्यूटेड टू स्टडी अदर प्लैनेट्स ऑल्सो, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में भी बहुत सारे मिशंस लिए गए, दूसरे प्लैनेट्स की स्टडी के लिए और भी बहुत सारे मिशंस शुरू किए गए। In some of this mission, the spacecraft orbited the planet, some landed on the planet and some just passed near the planet and observed them। देखो, बहुत सारे ऐसे दूसरे प्लैनेट्स की भी स्टडी के लिए मिशन शुरू किए गए। कुछ मिशन में स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट के आजू बाजू ऑर्बिट करते रहे, प्लैनेट के आजू बाजू घूमते रहे। कुछ मिशन में स्पेसक्राफ्ट लैंड हुए प्लैनेट पर। कुछ मिशन में स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में घूमते रहे, प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे। कुछ में प्लैनेट पर लैंड हुए और कुछ में प्लैनेट के करीब से चले गए उसको देखकर। ठीक है, एडिशनली स्पेसक्राफ्ट हैज बीन सेंट टू ऑब्जर्व एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट, इसके अलावा और भी स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया क्या देखने के लिए? जांचने के लिए एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स को। ठीक है, ये भी स्पेस में फ्लोट होती हुई ऑब्जेक्ट्स है, बॉडीज है। एंड दे हैव सक्सेसफुली कलेक्टेड सम डस्ट एंड स्टोन फ्रॉम द एस्ट्रॉइड एंड ब्रॉट देम बैक ऑन द अर्थ, और इसमें कामयाबी मिली कि एस्ट्रॉइड से कुछ डस्ट और पत्थर जमा करके अर्थ पे लाया गया। वी आर गेटिंग वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दिस मिशन, क्लैरिफाइंग अ कॉन्सेप्ट अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो हमें बहुत सारी अहम इम्पॉर्टेंट काम की जानकारियां मिल रही है ये सारे मिशन से, और स्पेस के बारे में जो हमारे कॉन्सेप्ट है कि स्पेस का ओरिजिन कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ सोलर सिस्टम का, ये क्लियर हो रहे हैं। क्लैरिफाई मतलब क्लियर हो रहे हैं। राइट, नेक्स्ट, इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, इंडिया हैज ऑल्सो मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ लॉन्च व्हीकल। इंडिया ने भी साइंस और टेक्नोलॉजी में जो लॉन्च व्हीकल है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। वेरियस टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल हैव बीन डेवलप्ड टू पुट सैटेलाइट हैविंग वेट अप टू 2500 kg। बहुत सारे ऐसे लॉन्च व्हीकल इंडिया में बनाए गए जो 2500 किलो यानी 2500 kg के सैटेलाइट के वेट को कैरी करके लॉन्च किया गया। ठीक है, इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिट, हर टाइप के ऑर्बिट में, मतलब ऐसे टाइप के लॉन्च व्हीकल इंडिया ने बनाए, हमारे देश ने बनाए। नेक्स्ट, PSLV, GSLV आर टू इंपॉर्टेंट लॉन्चर, जिसमें दो PSLV और फुल फॉर्म पीछे हमने देखा था, ये दो इंपॉर्टेंट लॉन्चर्स है। द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फीट अचीव बाय इंडिया in the field have a significant contribution to the national and social development। साइंस और टेक्नोलॉजी में ये जो बोलते हैं ना, ये अहम कदम जो हमने पाया है साइंस और टेक्नोलॉजी में, ये जो हमने अचीव किया है, ये जो हमने गोल अचीव किया है। ठीक है, ये जो हमने हिम्मत का काम दिखाया, हमने जो अचीव किया है, ठीक है, इंडिया ने, हैव अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। इससे कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, एक बोलते हैं ना, एक अहम सिग्निफिकेंट अहम कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान मिल रहा है
नेशनल और सोशल डेवलपमेंट में, ठीक है। नेशनल मतलब, सोशल मतलब सामाजिक, और नेशनल मतलब देश के डेवलपमेंट में एक कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, योगदान मिल रहा है। INSAT एंड GSAT सैटेलाइट सीरीज, it's actively working in the field of telecommunication, television broadcasting and meteorological service. INSAT और GSAT ये दो सैटेलाइट की सीरीज लगातार काम कर रही है टेलीकम्युनिकेशन में। टेलीकम्युनिकेशन मतलब मोबाइल फ़ोन जो जिस पे चलते हैं वो सैटेलाइट। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, न्यूज़ चैनल और टेलीविज़न चैनल और क्रिकेट मैच का लाइव ब्रॉडकास्टिंग, वो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। मेट्रोलॉजिकल सर्विस, मेट्रोलॉजिकल मतलब वेदर के बारे में जो जानकारी, क्लाउड्स की, रेन की जो जानकारी रखते हैं, मेट्रोलॉजिकल सर्विस, इसमें लगातार काम कर रहा है कौन? INSAT और GSAT। Availability of television, telephone and internet service all over the nation have been possible due to this satellite only. ये सैटेलाइट की वजह से ही पूरे देश में टीवी के चैनल्स, फोन, मोबाइल फोन एक्सेट्रा, लैंडलाइन फोन जो भी फोन है, इंटरनेट सर्विस, टेलीविजन सर्विस, टेलीफोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस, ये सब पॉसिबल हुआ है इन सैटेलाइट की मदद से। EduSat सैटेलाइट इन दिस सीरीज इज यूज स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। फिर एक और सैटेलाइट है EduSat, ठीक है, सैटेलाइट, ये एजुकेशन की फील्ड के लिए खास करके है। IRS सैटेलाइट सीरीज इज वर्किंग फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। IRS सैटेलाइट सीरीज, ये जो IRS है ये सैटेलाइट किस में काम कर रही है? ध्यान, नज़र रखने में, मॉनिटरिंग, ध्यान रखने में, और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ है, किधर है, उसको मैनेज करने में, ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट, जहाँ कुछ नेचुरल कैलामिटीज हुई है उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये सब फील्ड में कौन काम कर रहा है? कौन सा सैटेलाइट? IRS। To exactly locate positioning of any place on the Earth's surface in terms of precise latitude and longitude, the IRNSS satellite series has been established. और अर्थ पे कोई भी पोजीशन ढूंढने के लिए, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूडनल के हिसाब से, अर्थ के लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से कोई भी पोजीशन सर्च करने के लिए कौन सा सैटेलाइट यूज होता है? IRNSS सैटेलाइट सीरीज। ऑलराइट, so by that we have completed this much. Next, read about satellite launch center. तो इसके बारे में रीड करो। जो भी लॉन्च सेंटर है इंडिया में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, एक तो है थुम्बा में, किधर है वो? तिरुवनातमपुरम, ठीक है, थुम्बा तिरुवनातमपुरम। और वहाँ पे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वहाँ का जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस, वो क्या नाम से है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सेम जगह त्रिवनातमपुरम में, ठीक है, थुम्बा। सेकंड है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा में एक और सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, और वो किसके नाम से? सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर नाम से, श्रीहरिकोटा। थर्ड किधर है? चंद्रपुर में, ओडिशा, ओडिशा के चंद्रपुर में, चांदीपुर ओडिशा में है थर्ड सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इंडिया का, और वो किसके नाम से है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर नाम से, अहमदाबाद, ये अलग है शायद, ठीक है। सो ये खाली एक लॉन्च सेंटर है, और यहाँ पर देखो दो है, एक तो लॉन्च सेंटर है और एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो थुम्बा में लॉन्च सेंटर है और वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। दूसरा श्रीहरिकोटा में लॉन्च सेंटर है और वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। और तीसरा चांदीपुर ओडिशा में लॉन्च सेंटर है सिर्फ, ठीक है। और अहमदाबाद में सिर्फ स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यहाँ लॉन्च सेंटर नहीं है और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ लॉन्च सेंटर। ऑलराइट, नेक्स्ट, स्पेस डेब्रिज इन मैनेजमेंट, स्पेस डेब्रिज एंड इट्स मैनेजमेंट। डेब्रिज मतलब वेस्ट, स्पेस डेब्रिज, डेब्रिज मतलब स्पेस में ऐसी चीज़ है जिसका कोई यूज़ नहीं है बल्कि वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। ऑलराइट, तो इन एडिशन टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट सम अदर ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अलावा कुछ और भी ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहे हैं। इट इंक्लूड्स नॉन फंक्शनल सैटेलाइट, और वो क्या है? खराब हो चुके
यानी यूजलेस हो चुके नॉन फंक्शनल सैटेलाइट। अर्थ के इर्द गिर्द आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मून है, नेचुरल सैटेलाइट, इसके अलावा कुछ ऐसे सैटेलाइट है जो नॉन फंक्शनल है, जिसका अभी कोई काम नहीं है, जिसे वेस्ट हो चुका है, खराब हो चुका है। पार्ट ऑफ द लॉन्चर डिटैच ड्यूरिंग लॉन्चिंग एंड डेब्रिज जनरेटेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ सैटेलाइट विल विथ अदर सैटेलाइट और एनी अदर ऑब्जेक्ट इन दी स्पेस। ठीक है, अब ये जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, देखो कई बार ऐसा हुआ कि जो डिटैच करने के बाद वो लॉन्चर का पार्ट वहीं पर रह के रिवॉल्व हो रहा है, अर्थ पे गिरा ही नहीं वापस, तो वो स्पेस डेब्रिज बन गया है। ठीक है, या इसके अलावा कभी कोई सैटेलाइट कोलाइड हो गए और एक दूसरे से टकरा गए, लेकिन वो टकराने के बाद भी वो ऑर्बिट में घूम ही रहे, तो ये है स्पेस डेब्रिज। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेशन मेड इन 2016 में एक अनुमान लगाया गया, एक मतलब जांच पड़ताली की गई, कैलकुलेशन किया गया, देयर आर अबाउट 2 करोड़ पीसेज ऑफ लेंथ मोर देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की लंबाई से ज़्यादा वाले 2 करोड़ टुकड़े हैं। ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज के 2 करोड़ टुकड़े हैं जो अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, वो कोई मतलब वो डेब्रीज है, उसका अर्थ वो सैटेलाइट का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। सैटेलाइट के कोलिजन में वो निकले हो या फिर कोई और तरीके से वो मतलब वहाँ पर आ रहे हैं, और लेकिन वो रिवॉल्व हो रहे हैं लगातार। ऑल दिस इज नथिंग बट द डेब्रीज इन स्पेस, और इसको क्या कहते हैं, डेब्रीज। दिस डेब्रीज कैन बी हार्मफुल टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये डेब्रीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए डेंजरस, हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, नुकसान दे सकता है। इट कैन कोलाइड विद दिस सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट एंड डैमेज दैम, और ये सैटेलाइट के साथ टकरा सकता है या किसी और स्पेस क्राफ्ट के साथ टकरा कर उसको नुकसान पहुंचा सकता है। द डेब्रिज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन ब दिन ये वेस्ट डेब्रिज बढ़ते ही जा रहा है। सून इट विल बी डिफिकल्ट टू लॉन्च न्यू स्पेस क्राफ्ट, और इसकी वजह से हो सकता है आगे नया स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करना मुश्किल हो जाए, आगे नया स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर वेरी एसेंशियल टू मैनेज द डेब्रीज, इसके लिए डेब्रीज को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सम स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट आर बीइंग डन विद दिस इन व्यू, और इसके आधार पर कुछ रिसर्च और कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ पढ़ाई मतलब कुछ स्टडीज़ और कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि इन डेब्रीज का क्या किया जाए। होप दैट सून वी विल हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे पास ये डेब्रीज वाले प्रॉब्लम का भी जल्दी कोई सोल्यूशन होगा। एंड फर्दर सैटेलाइट एंड स्पेसक्राफ्ट विल नॉट बी इन डेंजर एनी मोर, और जो हमारे स्पेसक्राफ्ट है या सैटेलाइट है वो आगे खतरे में नहीं रहेंगे। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये सब बुक्स या ये बुक रेफर कर सकते हो स्कूल लाइब्रेरी से। बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स, जो आई होप आप इजीली कर लोगे। ठीक है, बिकॉज आई हैव ट्रांसलेटेड ईच एंड एवरी लाइन इन हिंदी फॉर ऑल। ठीक है, तो ये इजी चैप्टर है बहुत, और स्कोरिंग चैप्टर है। स्पेस मिशन इजी, स्कोरिंग और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाला चैप्टर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो। ठीक है, वीडियो को सबसे पहले अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं और जो भी तुम्हारे 10th में रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जानने वाले हैं जिनको तुम जानते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, फेसबुक है, एक्सेट्रा, सब जगह शेयर कर दो। ठीक है, और फिर और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो और बहुत 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 अच्छा लगा हो वीडियो तो नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।